हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बरनवाल जी के फिजिक्स के बुक का जो चैप्टर है वो पदार्थों के सामान्य गुण एवं तरंग गति के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आता है रोज़ शाम को 7 बजे वीडियो आता है। दोस्तों, इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे वो वन लाइनर के फॉर्मेट में होंगे और एक कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जो भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस बुक में संग्रह किया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वन लाइनर के फॉर्मेट में संग्रह किया गया है और इसे एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया है और ये महेश कुमार बरनवाल जी के द्वारा लिखा गया बुक है। दोस्तों, तो अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो और दोस्तों, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके आप सभी वीडियो का पीडीएफ आप समय से प्राप्त कर सकते हैं और रोज़ शाम को आरती से क्विज होता है, क्विज भी लगा सकते हैं और क्विज का जो भी क्वेश्चन क्विज में होगा उसको डिस्कशन करके आपको रात को फिर उसी वक्त डाल दिया जाएगा। रात को वही करीब 10 बजे तक वीडियो आपका अपलोड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं पहली क्वेश्चन क्या है। पहली चैप्टर हम करेंगे कि पदार्थों के सामान्य गुण से करेंगे। किसे करेंगे? पदार्थों के सामान्य गुण से करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है। तो ये अधिक होता है। क्या होता है फ्रेंड? अधिक होता है। अगली प्रश्न है कि स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगली है कि बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील का ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर उसके अंदर रहने वाला जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री पर उसके अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी जम जाता है। अगली क्वेश्चन है कि नदी के समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज को क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। क्या होता है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। अगली प्रश्न है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तब उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगली प्रश्न है कि जब एक वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगले प्रश्न है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगते हैं? तो वायु दाब में कमी होने के कारण निकलने लगते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगते हैं? तो वायु दाब में कमी होने के कारण निकलने लगते हैं। अगले प्रश्न है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो समुद्र जल का घनत्व नदी जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र में प्लावन करते हुए बर्फ का पिंड पानी का घनत्व से 1/9 भाग ऊपर उड़ता हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगली प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य में संयोजक बल है। क्या है? अणुओं के मध्य में संयोजक बल है। अगली प्रश्न है कि बैरोमीटर के पैमाने पर अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसमी होती है। क्या होती है? तूफानी मौसमी होती है। तूफानी मौसम होती है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैलता है? तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तो क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। अगली प्रश्न है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो जल के पृष्ठ के तनाव के कारण होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है?
तो होती है जल पृष्ठ के तनाव के कारण होती है। अगले प्रश्न कि कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाता है। अगले प्रश्न है अगले प्रश्न है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। अगले प्रश्न है कि लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षिक घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। अगले प्रश्न है कि पौधे की जड़ों में पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो केशिकत्व के कारण है। अगले प्रश्न है कि स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो केशिकत्व के कारण है। किसके कारण है? केशिकत्व के कारण है। अगले प्रश्न है कि जब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? तो क्वांटज होता है। किसका होता है? क्वांटज का होता है। अगले प्रश्न है कि अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। क्या होता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगले प्रश्न है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशितत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो यह होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अगले प्रश्न है कि जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। अगले प्रश्न है कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो सान्यता के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो सान्यता के कारण होता है। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का किया जाता है। किसका किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किया जाता है। अगले प्रश्न है कि जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थता क्यों है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न है कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? घर्षण के लिए किया जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर का वायुमंडलीय वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। अगले प्रश्न है कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। जल की सान्यता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करण सरल है। क्या है? जल की सान्यता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। उसके बाद चैप्टर है फ्रेंड कि तरंग गति। क्या है? तरंग गति का चैप्टर है जो वेव स्पीड के से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? तो अवरक्त तरंगे। कौन सी है? अवरक्त तरंगे हैं। अगली प्रश्न अगले प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य में होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य में होता है। अगली प्रश्न है कि आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे किरणें का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एक्सरे किरणें का प्रयोग किया जाता है।
अगली प्रश्न है कि कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का किया जाता है। किसका किया जाता है? अल्ट्रासोनिक का किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटें की आवृत्तियाँ तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो डायोप्टर के कारण होता है। किसका होता है? डॉप्टर के कारण होता है। अगले प्रश्न है कि क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एक्स किरणों का किया जाता है। अगली प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंग की उदाहरण और अनुदैर्घ्य तरंग की उदाहरण है। इधर दिया हुआ प्रकाश, तो इधर ध्वनि। भूकंपीय तरंग एस तरंग है, तो भूकंपीय तरंग पी तरंग है। और डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंग जैसे सितार, गिटार, बीना, तो ये सर्पिलाइकर स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग है। उसके बाद है कि स्थित जल में पत्थर फेंकने अल्ट्रासाउंड तरंग होता है। क्या होता है? अल्ट्रासाउंड तरंग होता है। सॉरी, हाँ ठीक है। स्थित जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग क्या होता है? तो अल्ट्रासाउंड तरंग होता है। उसके बाद है कि एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में क्या है? तो गामा किरणें, एक्स किरणें, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, उसके बाद सूक्ष्म किरणें हैं। अगले प्रश्न है कि प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग है, जैसे विद्युत चुंबकीय खोज, उसके बाद तरंग पारास, आवृत्ति, उसके बाद उपयोग क्या क्या है? गामा किरणें का खोज किसने किया है? तो हेनरी बैकुलर ने किया है। और इसका तरंग दैर्ध्य का प्रास कितना है? तो 10⁻⁻14 मीटर माइनस 10⁻−10 मीटर है। उसके बाद आवृत्ति प्रास कितना है? तो 10⁻20 माइनस 10⁻18 है। उसके बाद इसका उपयोग क्या है? तो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रिय में किया जाता है। उसके बाद दूसरे का नंबर में कि एक्स किरणें का खोजकर्ता कौन किया है? तो डब्ल्यू सी रांटजन ने किया है। और इसका प्रास किया है तो 10⁻−10 है। 10⁻−10 मीटर से -10⁸ मीटर है। उसके बाद इसका आवृत्ति प्रास क्या है? तो 10⁻18 माइनस 10⁻16 है। और इसका उपयोग क्या है? जो चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। तीसरा नंबर दिया कि पराबैंगनी किरणें का खोज किसने किया है? तो जोहान रिटर ने किया है। और इसका तरंग दैर्ध्य का प्रास क्या है? तो 10⁸ मीटर माइनस 10⁻6 मीटर तक है। और इसका आवृत्ति प्रास क्या है? तो 10⁻16 माइनस 10⁻14 है। और इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है कि सिंचाई करने में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है। चौथी नंबर के दृश्य किरणें क्या है? दृश्य किरणें का खोज किसने किया है? तो ये न्यूटन ने किए हैं। और इसका तरंग दैर्ध्य प्रास क्या है? तो इसका तरंग दैर्ध्य प्रास जो है वो 1 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर माइनस 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर तक है। और अगला दिया हुआ है कि आवृत्ति प्रास कितना दिया हुआ है दृश्य किरणें का? तो 10⁻14 माइनस 10⁻12 दिया हुआ। और इसका उपयोग क्या है? तो इनकी उपस्थिति में वस्तुओं की दिखाई देती हैं। अगली है पंचमा नंबर के अवरक्त विकिरण क्या है? अवरक्त विकिरण को दिया हुआ इसका खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शल ने किया था। और इसका आवृत्ति प्रास क्या है अब तरंग का? तो 7.8 × 10⁻⁻7 10⁻7 माइनस 10⁻³ मीटर है। और इसका आवृत्ति प्रास कितना है? तो 10⁻12 माइनस 10⁻10 है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फोटोग्राफी में, सिंचाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है इसका उपयोग। और अगली प्रश्न है कि छठा नंबर की लघु रेडियो तरंग क्या है? लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया था? तो हेनरी हर्श ने किया था।
और इसका तरंग आवृत्ति प्रास कितना है, तो 10⁻³ मीटर -1 मीटर है। और इसका प्रास आवृत्ति प्रास कितना है, तो 10⁻10 -10⁸ है। और इसका उपयोग क्या है, तो रेडियो, टेलीविज़न, रडार एवं टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। अगली प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंग, तो दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किसने किया था, तो खोज किया था मार्कोनी ने किया। तो और इसका आवृत्ति प्रास कितना है, तो 1 मीटर -10⁻4 मीटर है। और उसके बाद है आवृत्ति प्रास है इसका 10⁶ -10⁻4 मीटर है। और इसका उपयोग क्या है, तो रेडियो एवं टेलीविज़न के प्रसारण में किया जाता है। क्वेश्चन है कि रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से होती है। किस मंडल से होती है, आयन मंडल से प्राप्त होती है। और अगली है कि कुलिज नलिका यानी ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणें के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एक्स किरणें के लिए किया जाता है। अगली प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सक में क्यों प्रयुक्त होता है, तो गामा किरणें के उत्सर्जन के कारण होता है। किसके लिए, गामा किरणें के उत्सर्जन के कारण होता है। अगली प्रश्न है कि बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगली प्रश्न है कि सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, तो अवरक्त किरणें का होता है। किसका होता है, अवरक्त किरणें का होता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, तो अवरक्त किरण का होता है। अगली प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी क्या कहलाते हैं, तो क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगली प्रश्न है कि समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण कौन है, तो सोनार है। क्या है, सोनार जो है उससे पता किया जाता है समुद्र में डूबी किसी वस्तुओं को पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है सोनार का उपयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगर फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही।